हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। मैं आज ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर वो अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, जाके देख लें। आपको ये चैप्टर समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर समझ जा रहे हैं अच्छे से तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ज्योग्राफ़ी बहुत ही आसान लगेगा। इस चैप्टर को समझ जाइए, बहुत बेसिक बात इसमें बताई गई है। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर को लेके और बने रहे हमारे वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक बात, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वैसे ही व्यक्ति सब्सक्राइब करे जो पढ़ने में इच्छुक हैं, ठीक है। भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे भीड़ यहाँ पे भीड़ खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं चलता हूँ इस चैप्टर को लेके, ठीक है। के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। 5वां अध्याय हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। दोस्तों पहले हम यहाँ तक समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है, पहले आप अपने अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ की मानव जीवन संभव है, ठीक है। जहाँ पे हमारे आवश्यकता अनुसार सभी तत्व क्या है, मौजूद हैं। अब क्या कर रहा है, पृथ्वी का जो सतह है जो ना, पर्यावरण तीन घटक हैं, ठीक है। अब देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। हम पहले ही बता देते हैं 3 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए इस घटक को हम बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक। स्थल मंडल ये है वायुमंडल और इसको बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है मतलब जहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों का ये भाग, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ ही मानव का रहना अनुकूल है। मानव के लिए क्या अनुकूल दशा है, जहाँ पे स्थल का भी कुछ भाग है, वायु का भी कुछ भाग है और जल का कुछ भाग है। जहाँ पे केवल स्थल होगा, वायु नहीं होगा, वहाँ पे भी मानव का सर्वाइव करना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ वायु रहेगा वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ जल रहेगा वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल है। इसलिए इस सतह पे दोस्तों ध्यान दीजिए, इस सतह को हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल या जैव मंडल, ठीक है। जीव मंडल या जैव मंडल, ठीक है। और इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। ये आप 3 घटक देख लिए, महत्वपूर्ण 3 घटक हैं। ये 3 घटक आप वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि देखिए एक दूसरे को प्रभावित करता है, मतलब कौन, ये तीनों जो हम बता दिए एक दूसरे को, मतलब वायु के बिना स्थल और वायु और जलमंडल तीनों के बिना, एक दूसरे के बिना क्या जीवन संभव नहीं है। अब कह रहा है पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। दोस्तों हाँ, एक बात आप याद रखना, स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल को ही भूमंडल भी कहते हैं, ठीक है। स्थल मंडल को भी भूमंडल कहा जाता है। जैसा कि परतें, मतलब गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब कह रहा है स्थल मंडल, आप देख लिए ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं, और जो पृथ्वी के मतलब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का बाहरी भाग जो ये है ना, बाहरी भाग वायु, जो क्या पृथ्वी को क्या कहता है, चारों ओर से घेरता है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है, मतलब बहुत तरह की गैस पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ कह रहा है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। आपको देखिए जलमंडल किसे, पृथ्वी का बहुत बड़ा, पृथ्वी का मतलब क्या है, तीन भाग में क्या है,
जल ही जल है, ठीक है। उसमें पृथ्वी का वही मतलब बहुत बड़ा भाग में, 2 भाग में, सॉरी 2 भाग में जल है, ठीक है। जल में जल मतलब जलमंडल में जल का सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब जलमंडल में सभी अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। अब कह रहा है जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है, मतलब बर्फ भी है, जलवाष्प भी है और जल भी है, ठीक है। अब कह रहा है जीव मंडल, जो कि हम पहले ही बताए थे, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है, जो हमने बताया था, ऐसे घेर के बताया था कि जैव मंडल, ठीक है, यही है जीव मंडल। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं। आप बोले थे ना, तीनों क्या होते हैं, साथ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या तीनों साथ मिलते हैं। अब देखिए हमको भूमंडल के बारे में जानना है, ठीक है। भूमंडल के स्पेशल भूमंडल के बारे में हम जान लेते हैं एक एक करके, ठीक है। आप यहाँ देख ले शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रीक भाषा में क्या करता है, ये पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा खुद से। हम चलते हैं यहाँ से। अब कह रहा है भूमंडल, भूमंडल को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा था, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसे जीवों के लिए एक पोषक तत्व पाई जाती है, मतलब क्या जीवों के लिए एक पोषक तत्व पाई जाती है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, मतलब पृथ्वी के दो भागों में क्या होता है, बड़े बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे चित्र दिया गया है, यहाँ देखिए सभी नहीं जुड़े हुए दोस्तों, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब कोई कोई हटा हुआ, देखिए यहाँ देखिए ये सब क्या स्थलीय भाग हो गया, ठीक है। 1 2 3 इधर 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या है, 7 भाग क्या स्थलीय भाग है, ठीक है। अब कह रहा है कि जुड़े हुए हैं, नहीं ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक। आगे हम चलते हैं, ठीक, यहाँ से फिर से हम पढ़ते हैं। हाँ आपने देख लिया, हाँ सॉरी एक बात आपको नहीं बताया, हाँ इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं इसको, और महासागर बोलते हैं, ठीक है। महासागर क्या है, सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। आप कह रहा है समुद्र जल का तल सभी जगह समान होते हैं, मतलब समुद्र का जल जो होता है उसका क्या होता है, सभी जगह एक समान। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। मतलब क्या होता है, माना कि ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, यहाँ स्थल है, तो इसकी ऊंचाई कहाँ से, हम समुद्र तल से ऊंचाई इसका नापेंगे, ठीक है, जिसको यहाँ का हम शून्य मानकर करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम शून्य मानकर नापेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा इस मैप के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, ये अंटार्कटिका है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। महासागर के बारे में अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, नहीं चलिए आगे हम देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया आगे हम बताएंगे, ठीक है। हाँ जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको मैप पीछे करके दिखा के और तब आगे बताएंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे, देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। मतलब दोस्तों क्या बोल रहा है, मतलब विश्व का जो सबसे बड़ा भाग, क्या मतलब बड़ा ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई इतना है। और प्रशांत महासागर में, यहाँ देखिए ये रहा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर में क्या, यहाँ से सबसे गहरा में क्या है, एक मेरियाना गर्त है, जो कह रहा है कि आप लोग कभी कल्पना किए हैं कि मतलब समुद्र तल से, मतलब समुद्र तल से क्या होता है, इतने मीटर गहराई हो भी सकती है, ठीक है। अब हम महाद्वीप के बारे में जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी का 7 प्रमुख महाद्वीप, मतलब हमने आपको गिनती करवाया था 7 महाप्रमुख
ये विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब आपको हम बताए थे कि सभी क्या है, कोई सटा हुआ और कोई अलग है। ठीक है, ये महाद्वीप हैं, उसी को महाद्वीप बोलते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का वह बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या पाया जाता है। देखिए अब यहाँ हमको दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऐसे फ़ोन आप घुमा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये देखिए ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ से देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग का उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में खाली समुद्र थोड़ा बहुत है। ठीक है, जो हम आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप कह रहा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब एशिया जो है, एशिया वो क्या है, विश्व का उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये रहा, आपको बताते हैं, ये 0 डिग्री और ये कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के पास यहाँ ही उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये कह रहा है यह विश्व पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। मतलब क्या कहता है, 3 भाग में तो ये ऐसे ही है, लेकिन 3 भाग का भी 1 भाग में क्या है, ये मतलब एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये महाद्वीप जो है मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ ही है, लेकिन ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व में है बोला जाए तो। कहता कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक, आपने देख ही लिया पहले ही, कर्क रेखा क्या होता है, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के जो पश्चिम में यहाँ आपको देखते हैं, जहाँ पे यूरोप और एशिया को टच करते हैं, अब वहाँ पे क्या यूराल पर्वत है। हम आपको दिखा देंगे यूराल पर्वत कहाँ है, जो इस यूरोप से अलग करता है। मतलब इसे क्या कहता है, यूरोप से इसे अलग करता है। चित्र 5.1 में यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, मतलब ये दोनों को क्या कहते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यहाँ पे यूरोप है, इस दोनों को भाग को एक बार में क्या बोलते हैं, हम यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है आगे देखिए क्या कहता है, यूरोप एशिया के सबसे छोटा, मतलब यूरोप जो है एशिया से क्या है, छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आपको हम दिखा दिए थे, एशिया का पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्थिति के बारे में जान लेते हैं। यहाँ इसका स्थिति है। ठीक है, यूरोप का कह रहा है आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, मतलब ये 3 तरफ जल से घिरा है। दोस्तों इधर आपको भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ठीक, अब हम अफ्रीका के बारे में जानते हैं। ठीक है, कह रहा है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब बोल रहा है अफ्रीका जो है, मतलब क्या है, विश्व का सबसे दूसरा, पहला कौन था, एशिया था, और दूसरा क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, और अफ्रीका के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप को लगभग मध्य में भाग से होकर गुजरती है। अब देखिए ये हो गया, और ठीक है यहाँ हो गया आपका, माना कि ये रहा। ठीक है, चित्र आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, विषुवत वृत्त गुजरती है। ठीक है, आप देख लिया 0 डिग्री। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में, इसको बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको आप छोटा कर लीजिए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, कह रहा है चित्र 5.1 में हम सभी चीज़ को आपको दिखा देंगे। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत एवं ताम्रवर्त, कर्क रेखा और मकर रेखा, क्यों, ये एक ऐसा इकलौता महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। मतलब सहारा का जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, यहाँ से ही होकर क्या होती है, गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा के आसपास से। विश्व का सबसे गर्म स्थान है, अफ्रीका में स्थित है। ये कहाँ, अफ्रीका में ही स्थित है, उत्तरी भाग में। ठीक है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चारों तरफ से इसके पास क्या है, महासागर ही है। हम दिखा देंगे आपको, महासागर है, सॉरी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए, इधर है ना भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इधर दक्षिण महासागर। ठीक है, यही है अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। घिरा हुआ विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा नदी नील
अफ्रीका से ही गुजरती है। मतलब नील नदी जो है वो क्या है, ये अफ्रीका से ही क्या होती है, होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका, ये भूमध्य सागर से निकलती है नील नदी और कहाँ, अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत के इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। मतलब कह रहा है कि आप मतलब अफ्रीका को मानचित्र को देखिए और देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। आप मैप देख लीजिएगा और बता दीजिएगा कि कहाँ कहाँ से नोटिस करने कह रहा है। यहाँ तो आपको वो मैप नहीं दिया गया है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देखिए अब उत्तर अमेरिका के बारे में जानते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका है। ठीक है, उत्तर अमेरिका मतलब तीसरा है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा जिसे जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ, इसे क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं। अब देखिए हम पनामा जल संधि आपको हम दिखा देते हैं बना के ही। ठीक है, यहाँ आपका हो गया। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर अमेरिका। ठीक है, और ये आपका है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा भाग में दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, चित्र में ही आपको हम दिखा देते हैं। सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए जुड़ा हुआ। ठीक है, यही है, उसको बोलते हैं पनामा। ठीक है, पनामा बोलते हैं, इसी से क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं, पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। मतलब कह रहा है उत्तर एवं कहाँ, पश्चिम में कहाँ पे है, इस स्थिति को जानते हैं। ठीक है, ये 0 और उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्तर अमेरिका है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। मतलब बोल रहा है 3 महासागरों से घिरा हुआ है, क्या आप इन सागरों का नाम बता सकते हैं। जरूर बता सकते हैं। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जानने से पहले हम जल संधि के बारे में जान लेते हैं। जल संधि क्या, उत्तर अमेरिका यहाँ रहा, देखिए उत्तर अमेरिका। कह रहा जल संधि स्थल का वह एक सकरा भाग, सकरा मतलब क्या होता है, चौला, जिसको मतलब हिंदी में चौला बोलते हैं। ठीक है, सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। सकरा भाग देखते हैं, एक दूसरे को क्या कहता है, जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। ठीक है, अब जल संधि आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये रहा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित है। मतलब बोल रहा है पूर्व और पश्चिम में, तो पूर्व में कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ अंटार्कटिक महासागर है, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। मतलब एंडीज पर्वत जो है क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हुई है, फैली है। यहाँ एंडीज पर्वत। ठीक है, 5.1 में आप देखिएगा, चित्र बाद में हम देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कहाँ, यहाँ से अमेजन नदी बहती है। ठीक है, अमेजन नदी बहती है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो क्या दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्व दक्षिण में है। ठीक है, स्थित है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने पहले ही बता दिया, यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ एक इकलौता महासागर है जो क्या चारों तरफ से, और भी है महासागर जो घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप मतलब द्वीप मतलब इसके चारों बगल क्या है, क्या है, पानी ही पानी है कहा जाता है। अब देखिए अंटार्कटिक महासागर देखते हैं। कह रहा है एक बड़ा महाद्वीप है। ये क्या, एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध का क्या एक बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। मतलब दक्षिणी ध्रुव जैसे ये रहा, ये बीच में क्या, दक्षिणी ध्रुव क्या इसके बीच में स्थित है। मतलब आप ग्लोब जैसे बनाइए तो ग्लोब का हम ये भाग लिए हैं। ठीक है, ये बिंदु हम दिए हैं। ठीक, चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका। इससे पहले क्लास में हम पढ़े थे कि यहाँ क्या होती है, ठंडी हवा बहती है, सूर्य की सीधी किरणें क्या होती है यहाँ पे नहीं आती, इसलिए क्या होता है, यहाँ बर्फ़ जमा रहता है 6 मंथ। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता है। मतलब अस्थायी तरह से मानव यहाँ निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र, मतलब यहाँ पे बहुत से देशों के शोध केंद्र बनाए गए हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इसके नाम से मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, मतलब भारत का जो नाम है उसका दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। अब देखिए हम जल मंडल के बारे में जानते हैं। ठीक है, जल मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि पृथ्वी का क्या अत्यधिक पानी रहने के कारण से क्या होता है, ये नीला दिखाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब क्या 71% क्या भाग क्या है पृथ्वी का, 71% जल एवं 29% स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। पहले ही पढ़ा था कि जल मंडल में सभी, इससे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदी, भूमिगत जल जल वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। मतलब वायुमंडल की जलवाष्प में क्या है, इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं जल, उसका 97 भाग क्या होता है, महासागरों में पाया जाता है। या इतना खारा होता है कि, मतलब ये इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। ये पानी जो है मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों में क्या हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष जो बचा हुआ परत है ये क्या था, ये हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में, मतलब धरती के अंदर, भूमिगत मतलब धरती के अंदर जल का बहुत बड़ा भाग क्या यहाँ पे सॉरी एक मिनट, जल का बहुत कम भाग और लवण जल के रूप में पाया जाता है। और लवण जल जो पीने योग्य है, देखिए यहाँ पे और लवण जल पीने योग्य पानी जो है 2.5% ही है, ठीक है, योग है, ठीक। अब कह रहा है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। मतलब नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम, मतलब क्या कहता है, पानी का यहाँ पे क्या है, समुद्र है, लेकिन हम यहाँ क्या होता है, पानी का कमी महसूस क्यों, क्योंकि अत्यधिक खारा होने के कारण जो हम मनुष्य को उपयोगी नहीं है। अब देखिए महासागर किसे कहते हैं, महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है। मतलब महासागर जो है वो जलमंडल का भाग ही है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब सभी महासागर क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। मतलब महासागरीय जल जो है वो कैसा हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार की आधार पर क्रमशः 5 महासागरों प्रमुख हैं, जो कि प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे हम चलते हैं, प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है क्या सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला, मतलब पहले ही बताया था पृथ्वी के क्या 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियानागढ़ प्रशांत महासागर में, मरियानागढ़ जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर क्या है, लगभग वृत्ताकार है। आप ग्लोब से देखिएगा, ग्लोब में ही पता चलेगा आपको, मैप में नहीं पता चलेगा कि ये वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। मतलब ये जो है ना इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है। पूरब में आपको हो गया उत्तर अमेरिका, दक्षिण में हो गया आपको दक्षिणी अमेरिका, एवं पश्चिम में एशिया है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में एशिया है और उत्तर दक्षिण में क्या ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखिए अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर का है, ठीक है, अक्षर के आकार का। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण में अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक महासागर का तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। मतलब दंतुरित क्या होता है, देखिए ये दंतुरित, ये दांत का आकार का दंतुरित, ठीक है, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोतासियों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। मतलब आदर्श स्थित है। यहाँ क्या होता है, हवाई जहाज एवं क्या होता है, मतलब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ये सबसे बिजी बंदरगाह है, ठीक है। इसको बिजी बंदरगाह कहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। यहाँ पे मतलब उद्योग करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हवाई जहाज़ का लगाना, मतलब प्राकृतिक रूप से बनाया गया क्या बहुत अच्छा रहा, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बेस्ट महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। मतलब हिंद महासागर किस देश के नाम पे, हमारे हिंदुस्तान के नाम पे है, ठीक है, प्यारा सा हिंदुस्तान के नाम पे है हिंद महासागर, ठीक है, नाम पर, यानी भारत के नाम पर है। देखा आपने पहले ही बता दिया था, भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये नहीं मानते दोस्तों कि त्रिभुजाकार है, मुझे तो किसी दृष्टि से नहीं लग रहा है कि क्या ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। आप चीज़ में देख लीजिएगा, ऐसे हमको नहीं लग रहा है, जो कि एनसीईआरटी में बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हिंद महासागर का क्या कहता है आकार क्या है, ये हम नहीं मानते, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है कि त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पूर्व में क्या ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ठीक। आगे हम देखते हैं, कह रहा है दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी जो महासागर होगा, हाँ दोस्तों घेरता है, बताते हैं। यह अंटार्कटिक महासागर है, इसको क्या होता है चारों ओर से क्या होता है घेरता है। यह अंटार्कटिक महासागर की उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ, मतलब उत्तर की ओर 60 डिग्री, ठीक है, और दक्षिण पूरे भाग में क्या हुआ ये फैला हुआ है, ठीक है। आर्कटिक महासागर, कह रहा है आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव बीच में स्थित है। मतलब आर्कटिक जो महासागर है वो क्या यहाँ पे उत्तर ध्रुव, यहाँ क्या है ये स्थित है।
तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला, मतलब ये उत्तर ध्रुव जिस तरह ये फैला हुआ था इसी तरह का ये भी फैला हुआ। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग है, मतलब प्रशांत महासागर से छिछले गहरे वाले का एक भाग है, ठीक है, जुड़ा भाग है, जिससे बेरिंग जल संधि के नाम से जाता है। अब बेरिंग जल संधि क्या है वो भी हम दिखाएंगे कहाँ पे बेरिंग जल संधि है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, अब देखते हैं वायुमंडल। कह रहा है हमारी पृथ्वी की चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है ये चारों ओर एक गैस की परत से क्या ये घिरी हुई है, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण अटूट भाग है, मतलब वायु की जो पतली परत है क्या पृथ्वी का क्या ये एक अटूट भाग है, ठीक है। अब कह रहा है यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं, मतलब ये वायुमंडल जो है हमारी ऐसी मतलब गैस मतलब हमको प्रदान करती है कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सांस के रूप में लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल जो हमारे को, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हानिकारक किरणें कौन सी परत हमें बचाती है, जो कि आप 6 मंडल देख रहे हैं, समताप मंडल, मध्यमंडल और अयनमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। हम बताएंगे कि कहाँ से हमको किस चीज़ की। अब देखिए वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को इसके घटों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इस परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए 6 मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अब देखिए हम पहले इस मंडल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके 5 भाग लेयर में पहले हम इसको बांट देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, ये और 400 डिग्री हो गया, ये अनंत हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 6 मंडल, समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल का क्या होता है, समताप मंडल को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान और प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तापमान और क्या होता है ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एक O3 मतलब ओजोन परत, ठीक है, O3, ठीक है, O3 पाया जाता है कि जिससे क्या होता है मतलब यूवी जो रेज होता है, पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, क्या होती है यहाँ से क्या होता है इसकी सुरक्षा O3 ही सुरक्षा करती है, ठीक है। O3 लेयर है यहाँ पे, वो क्या करती है हमें सुरक्षा देती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा तापमान में कमी आएगा, ठीक है। हम यहाँ अगर ऊंचाई पे गए, हाइट बढ़ा तो क्या होगा तापमान में कमी आई, ठीक है। अब देखिए आयन मंडल को दोस्तों यहाँ पे आयन मंडल की तापमंडल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, तापमान क्या होता है बढ़ता है यहाँ जाके, और ऊंचाई तो बढ़ता ही है, यहाँ पे तापमान इसलिए बढ़ता है कि यहाँ के आयन के कण होते हैं, ठीक है। आयन के कण होते हैं कि सूर्य की किरणें जो यहाँ क्या होती है सीधी होती है, जबकि हवा यहाँ पे क्या होती है बिखरी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है हमें यहाँ पे तापमान क्या होता है ज़्यादा महसूस होता है। अब देखिए बहिर्जात मंडल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ही देखिए इस आयन मंडल में ही क्या कहता है मोबाइल की जो वेव हमारी किरणें जो है मतलब जो आती है हमारे तक आयन टावर, ये क्या कहते हैं आयन मंडल में ही क्या होती है निश्चित होती है। अब देखिए बहिर्जात मंडल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल क्या कहता है मौसम संबंधित घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है, ठीक है। जैसे बादल, बिजली कड़कना या चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान, ये सब क्या होता है ये क्षोभ मंडल के अंदर आती है, क्षोभ मंडल से ऊपर ये नहीं जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब हमको किस मंडल के बाद यहाँ देखिए अब यहाँ कहता है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल जो होता है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, मतलब साफ हवा का 99% भाग है। कहता है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। पृथ्वी में आयतन के अनुसार कहते हैं ये हमारे वायुमंडल में कितना है 78% है। ऑक्सीजन मात्र 21% है तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, मतलब पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा जो गर्म होती है जो छोड़ती है क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है अपने आप को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी गर्म होती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, मतलब ये पौधे की वृद्धि के लिए क्या है आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, मतलब ऊंचाई पर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं क्या होता है वायुमंडल की घनत्व में क्या होती है भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है, मतलब जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे क्या होता है यहाँ पे घनत्व क्या होता है बढ़ता जाता है, और तापमान भी क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे प्रेशर भी यहाँ क्या होता है बढ़ता जाता है पृथ्वी के अंदर जाने पर, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं या तेज़ी से के साथ घटता है, मतलब क्या होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है यहाँ पे जैसे यहाँ स्थल मंडल हो गया, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा में जाते हैं क्या होता है यहाँ पे क्या होता है इसका डेंसिटी घटते जाता है, ठीक है। क्या जानते हैं कि पहाड़ों पर
पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। पर्वतारोही पे जो होता है क्या कहता है उसको, मतलब सांस लेने में कठिनाई होती है। हम लोग जानते हैं पर्वतारोही को खाना पकाने में भी आता है, वहाँ पे गैस की मात्रा उपलब्ध नहीं है, सही मात्रा में उपलब्ध नहीं, इसलिए क्या कहता है वहाँ पे खाना, और कुकर में तो पूर्ण रूप से खाना पकाने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ प्रेशर भी कम है। ठीक है, कहता ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे आप चित्र में कहीं भी देखे होइएगा कि ऊंचाई पे जाने के लिए क्या करता है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लेते जाना पड़ता है। हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। ठीक है, गर्म वायु जो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है और ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम विषुवत रेखा से ऊपर की ओर गए थे तो क्या हुआ था, यहाँ पे ठंड होते गया था। ठीक है, वायु दाब पृथ्वी की दबाव डालता है, मतलब वायु जो है पृथ्वी का दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, मतलब क्या होता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, ये अलग अलग। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, मतलब कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, हम पृथ्वी के नजदीक आते हैं दाब बढ़ता रहता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। जैसे हम समुद्र के अंदर गए थे, ठीक है, टाइटैनिक जहाज खोलने के बाद, तो वहाँ अत्यधिक प्रेशर के कारण ही टाइटैनिक जहाज क्या हुआ था, हमारा ब्लास्ट कर गया था। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये तो बात सभी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि वायु क्या, तो उच्च दाब से निम्न, कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु क्या उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहाँ तो दाब है इसलिए बहती है, नहीं तो लेकिन उच्च से निम्न की ओर क्या होती है, वो फॉलो करती है कोई भी चीज़। गतिशील वायु को पवन कह सकते हैं। जैसे अभी आज बहुत आसान तरीका से यहाँ बताया गया है कि अभी देखिए आपको वायु पूछा जाता है और ये क्या कहता है, पवन पूछा जाता है। तो गतिशील वायु जो चलती हुई वायु है, जो पवन चक्की आपने देखा होगा, उसको क्या कहते हैं, गतिशील वायु कहते हैं, मतलब सॉरी गतिशील पवन कहते हैं। गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। अब देखिए जीव मंडल के बारे में जानते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार की पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीव मंडल से जुड़े हैं, मतलब क्या सभी जीवित रहने के लिए क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्या कहते हैं, क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे की किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मतलब आपने बताया था स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगा। मतलब क्या होता है, हम स्थलमंडल को बचाते हैं तो वायुमंडल को हम खत्म करते हैं, इससे पेड़ को काटते हैं तो क्या होता है, हमें ये मिट्टी का भी क्या होता है, तेजी से कटाव। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाते हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार की द्वीप समूह को कुछ भाग पानी में डूबा, मतलब अंडमान निकोबार है जो कि कुछ ये भूकंप कारण क्या होता है, पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से इसका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं होता है। ठीक है, अब कहता है यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब मानव के लिए तो लाभदायक नहीं होता है लेकिन दूसरे जीव को क्या होती है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, पता है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। मतलब क्या करता है, ये जो है सभी क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ने लगता है क्या होता है, पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। मतलब जो वायु कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पृथ्वी का तापमान बनता है, इसको क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के बीच सही सीमित उपयोग किया सकता है। मतलब क्या कहता है, ये तीनों को मिलाकर एक सही उपयोग करने की हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे सब्जेक्टिव आप बना सकते हैं लेकिन हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, बने रहे हमारी वीडियो में। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले हम पहले मैप को देख लेते हैं। ठीक है, मैप ने हमने पढ़ा है लेकिन मैप में हम सही से समझा नहीं, आप लोग को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आप देखिए आराम से, ठीक है, दरफाना नहीं है, आराम से देखिए। ठीक है, यहाँ आप एशिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या अवस्थित है, हम सो पहले एक बार आपको हम बता देंगे। देखिए यूराल पर्वत आपने देख लिया, यहाँ पे आप नील नदी देख लिए, सहारा मरुस्थल यही है। ठीक है, उसके बाद एंडीज पर्वत यही है, अमेजन नदी यही है। ठीक है, अब देखिए ये जो आप पनामा देखे थे, ये रहा पनामा। ठीक है, यहाँ इसको आप क्या होता है, मेक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त था जो यहाँ पे ही अवस्थित है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे मेक्सिको खाड़ी। अब देखिए बेरिंग सागर कहाँ पे, यहाँ रहा बेरिंग सागर, यहाँ पे ये रहा बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ पे ही बेरिंग सागर है। यहाँ देखिए हडसन बे है। ठीक है, ये रहा आपका हडसन बे, हडसन की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे लेबियाडोर सागर है। ठीक है, लेबियाडोर सागर के बारे में आप जानते होइएगा, लेबियाडोर सागर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको हम बाल्टिक सागर बोलते हैं। किसको हम बाल्टिक सागर बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर। यहाँ रहा आपका बाल्टिक सागर, ये ठीक है। बिस्के की खाड़ी को हम इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। ठीक है, ये रहा आपका काला सागर। ठीक, ये रहा कैप्सियन सागर। ठीक है, और कुछ जाना है,
हाँ ये देखिए यहाँ पे एक है, ठीक है, पेटागोनिया का पठार यहाँ पे ही है, ठीक है, यहाँ पे पेटागोनिया का पठार, ठीक है, यहाँ पंपास का घास है, यहाँ पंपास के घास का क्या होता है, मैदान मिलता है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी, ये रहा आपका एस आकार का अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये प्रशांत महासागर एक दूसरे भाग से ऐसे क्या हुआ, ऐसे मूरा गोल है, ये भाग और ये भाग एक दूसरे से क्या हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये रहा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। अब हम अभ्यास क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऐसे सब्जेक्टिव हम बना लेंगे, आप बना लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया अच्छी तरीके से। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से आप बता सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए, सबसे आसान है। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी आसान है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं। वही सौरमंडल, संध्यामंडल, मध्यमंडल, ये सब लिखना है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों जाता है, यहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी बताया और पिछले अध्याय में भी मैं बताया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को क्या बहुत सारा भाग क्या स्थल है, ठीक है। थोड़ा कठिन काम बता दिए। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ सारे चीज़ उपलब्ध हैं, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा चलते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा, एक नंबर देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया में यूरोप को अलग करता है। तो यूराल पर्वत एशिया और यहाँ पे नहीं देखे थे, ऐसे था, इधर एशिया इधर यूरोप अलग करता है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कौन से जुड़े हैं, तो जल संधि, सॉरी स्थल संधि से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। अब तीसरा देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक, नाइट्रोजन का क्या सर्वाधिक है। आगे देखते हैं, कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है। थलमंडल, इसी को स्थलमंडल भूमंडल बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा खाली स्थान को भरें, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो मेरियाना गर्त। डैश महासागर का नाम एक नाम से रखा गया है, तो हिंद महासागर का, हमारे प्यारा सा देश हिंद महासागर का नाम क्या अपने देश से रखा है। डैश स्थल जल एवं हवा को सीमित भाग के लिए जीवन के लिए आवश्यक है, यहाँ का जीव मंडल के लिए आवश्यक है। यूरोप एवं एशिया के महाद्वीप को एक साथ जोड़ता है, कहलाता है यूरेशिया कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।